Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks, and today we are going to discuss what is benzene and their synthesis, their reactions and why benzene is stable. ठीक है, तो ये PPSC से रिलेटेड और जितने भी एंटी टेस्ट के एग्ज़ाम हैं सबसे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो बेंजीन की सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो बेंजीन की डिस्कवरी किसने की थी? बेंजीन की डिस्कवरी की थी माइकल फैराडे ने। बेंजीन की डिस्कवरी की थी माइकल फैराडे ने। किससे डिस्कवरी की थी? इसने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी वेजिटेबल ऑयल की। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसने की थी वेजिटेबल ऑयल की। वेजिटेबल ऑयल की जब इसने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो उससे हमारे पास बेंजीन ऑब्टेन हुआ था। ठीक है जी। जो दूसरा मेथड यानी हॉफमैन ने डिस्कवरी की थी 20 ईयर्स लेटर माइकल फैराडे से। माइकल फैराडे ने यह डिस्कवरी की थी 1825 के अंदर, जबकि हॉफमैन ने कब की थी? 1845 के अंदर। हॉफमैन ने 1845 के अंदर हॉफमैन ने इसको सेपरेट किया था। हॉफमैन ने इसको सेपरेट किया था। सेपरेट बेंजीन फ्रॉम कोल तार। कोल तार से इसने सेपरेट किया था। ठीक है जी। तो ये 1845 में यानी 20 ईयर्स लेटर इसने डिस्कवरी की थी। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का वो है C6H6। जो मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास की अगर आप बात करें तो वो कितना होगा? 78.108 है। अगर ये मोलर मास है तो ग्राम पर मोल लिखेंगे, और अगर ये मॉलिक्यूलर मास है तो इसके साथ AMU लिखा जाएगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, ये हेक्सागोनल भी है, हेक्सागोनल। इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर 3 पाई बॉन्ड हैं, और इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, उसे हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है जी, ये 120 डिग्री इनके दरमियान एंगल है। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। sp2 का मतलब है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? इसमें 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रम, जबकि जो कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो है 1.397 एंगस्ट्रम है। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ और इनके दरमियान जो एंगल है वो आपको पता आना चाहिए। इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सबसे पहले जब बेंजीन डिस्कवर हुई तो इसके स्ट्रक्चर का बहुत जो है वो प्रॉब्लम था कि इसका कौन सा स्ट्रक्चर हो। तो कुछ लोगों ने बेंजीन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किए थे। यानी ये हमारे पास हैं 6 कार्बन आइटम हैं। ठीक है, इसमें कहीं पे भी आपने 4 पाई बॉन्ड बनाने हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ। बाकी आप हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे भी कोई भी नहीं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन आइटम है। इसका एक और स्ट्रक्चर आप जो FSC की बुक में लिखा हुआ है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं कि यानी ये हमारे पास 6 कार्बन आइटम हैं। ठीक है जी। आप इसमें मैंने कहा कि कहीं पे भी आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 4 पाई बॉन्ड ड्रॉ कर दें। बाकी आप हाइड्रोजन पूरे करेंगे तो आपके सामने है, इसमें 6 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो ये भी बेंजीन का एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है।
इसके अलावा भी आप बेंजीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर इसके अलावा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये 6 कार्बन आप राइट डाउन करें, ठीक है जी। मैंने कहा है कहीं पे भी आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये एक डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है जी। तो आप हाइड्रोजन काउंट करके देख लें, 6 हाइड्रोजन ही होंगे, 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसके अलावा अलीन जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब मसला ये था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है ये रूल्ड आउट क्यों हुआ है, क्यों इनको ख़त्म किया गया, क्यों ये कहा गया कि ये गलत है बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर हम इन स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो KMnO4 का कलर क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज, लेकिन बेंजीन जो है ये KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं करती, ठीक है। दूसरी रीज़न अगर हम देखें तो इसमें 4 मोल हाइड्रोजन ऐड होनी चाहिए, जबकि बेंजीन में कितने मोल हाइड्रोजन ऐड होती है, 3 मोल हाइड्रोजन ऐड होती है। अगर हम तीसरी रीज़न देखें तो इसको, अगर ये फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर को देखें तो इसको 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देनी चाहिए, जबकि बेंजीन गिव ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इस वजह से स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर था बेंजीन का वो रूल्ड आउट हो गया था, ठीक है। तो अगर हम देखें बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कैक्यूल ने बताए थे, कैक्यूल ने कहा था कि बेंजीन जो है इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक। पहली दफ़ा इसने प्रपोज किया था साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसका एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे आपने डबल बॉन्ड लगाने हैं, तो ये डिफरेंट पोजीशन पे हमने लगा दी। इसके अलावा जो डिवार ने स्ट्रक्चर दिए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, 1 और 4 के दरमियान आप बॉन्ड बना दें, 2 और 5 के दरमियान बॉन्ड बना दें, ठीक है जी, और थ्री और 6 के दरमियान बॉन्ड बना दें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो स्ट्रक्चर थे ये डिवार ने दिए थे, इन्हें हम बोलते हैं डिवार्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इनको बोला जाता है कैक्यूल स्ट्रक्चर। तो कैक्यूल जो स्ट्रक्चर थे इनका जो बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम है, जबकि डिवार स्ट्रक्चर का मिनिमम है, क्योंकि ये 2 कार्बन एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो ये एनर्जेटिकली अनफेवरेबल बॉन्ड है। इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर हैं ये इनका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स बेंजीन स्ट्रक्चर वो कम है। बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है कि आपने क्या इसमें ड्रॉ कर देना है, आपने इसमें सर्कल ड्रॉ कर देना है, जो इन 5 स्ट्रक्चर का क्या है, रेजोनेटिंग या इनका मिक्सचर है, हाइब्रिड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे ज़्यादा, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे ज़्यादा, RS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे ज़्यादा, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। कैक्यूल के स्ट्रक्चर के मुताबिक इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। रेजोनेंस एनर्जी की बात करें, रेजोनेंस एनर्जी किसे कहा जाता है? रेजोनेंस एनर्जी हम कहते हैं कि ये एक्चुअली डिफरेंस है किसके दरमियान, बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है जी। जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, इनके दरमियान जो फ़र्क है इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, इसको कहा जाता है, ठीक है। जो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 208, ठीक है। जबकि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो है 358.5। तो दोनों में डिफरेंस को देखें
तो दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो 150.5 का है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जितनी किसी चीज़ की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये दो फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। तो दो चीज़ें बेंजीन की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करती हैं, एक रेजोनेंस एनर्जी और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एरोमेटिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। इनकी दो टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है मोनोसाइक्लिक और एक को हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक किन्हें कहते हैं, जिनमें एक बेंजीन रिंग हो उन्हें बोलते हैं मोनोसाइक्लिक, और जिसमें दो या दो से ज़्यादा हो उन्हें बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मोनोसाइक्लिक की एग्जाम्पल बेंजीन, टोलुइन, एनिलीन, ठीक है जी। इसके अलावा फिनोल, एनिलीन, ठीक है, एसीटोफिनोन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड वगैरह वगैरह इसकी एग्जाम्पल लिखी जा सकती हैं। पॉलीसाइक्लिक की आगे दो टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक को हम कहते हैं फ्यूज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक को कहा जाता है आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब फ्यूज्ड और आइसोलेटेड में क्या फ़र्क है? फ्यूज्ड हम कहते हैं कि जिसमें बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ अटैच होंगे आर्थो पोजीशन के ऊपर, ठीक है, यानी बेंजीन रिंग जो हैं उनमें कार्बन आइटम क्या होंगे, कॉमन होंगे। लेकिन आइसोलेटेड के अंदर दो बेंजीन रिंग जो है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू या किसी कार्बन आइटम के थ्रू अटैच होंगे, उससे हम बोलते हैं आइसोलेटेड। जो फ्यूज की एग्जांपल है जैसे नैफ्थलीन है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो बेंजीन जो है, एक बेंजीन और दूसरे बेंजीन रिंग के दरमियान कार्बन आइटम क्या है, कॉमन है, और दोनों एक दूसरे की आर्थो पोजीशन के साथ अटैच हैं। जो आइसोलेटेड की एग्जांपल हम लिखना चाह रहे हैं वो हमारे पास है बाईफेनल, ये एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं। इसके अलावा आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं डाइफिनाइल मीथेन वगैरह वगैरह, इसकी एग्जांपल लिखी जा सकती हैं। फ्यूज की एग्जांपल लिखी जा सकती है एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन वगैरह, ठीक है। आइसोलेटेड की डाइफिनाइल मीथेन और इसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो वो सारी आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर आएंगी। अब सवाल ये है कि एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिसिटी के लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, साइक्लिक। दूसरी कंडीशन है कि वो प्लेनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करेगा, और इसमें हक्कल रूल को फॉलो करे। ये किसको फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल को। हक्कल रूल क्या है? हक्कल रूल ये कहता है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की जो वैल्यू है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक पॉसिबल है, ठीक है, 0 1 2 3। तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, जिनमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, जिनमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, ठीक है। एरोमेटिक के लिए जो एक और कंडीशन है कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई होनी चाहिए। इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और स्टेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, जिस वजह से वो एरोमेटिसिटी के रूल्स को क्या करेगा, क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, ठीक है। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, कौन से कंपाउंड जो हैं वो एरोमेटिक होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन, ठीक है।
तो इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो इट मीन्स दैट ये क्या है, एरोमेटिक है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। जो हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइईन है, इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो और जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हों। कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, उन्हें हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे, एंटाई या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइईन है, 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइईन, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक किसे कहते हैं, इसमें से कोई एक कंडीशन भी फॉलो ना हो रही हो और उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन ना हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी चाहे हो लेकिन कंप्लीट कॉन्जुगेशन ना हो, तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसके अलावा एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिक के अलावा जो भी कंडीशन होगी वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे पास है ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक किसे कहते हैं, जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, और जिसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, और हक्कल रूल क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। अगर ये पहली 2 कंडीशन फॉलो कर रहा हो, पहली 3 कंडीशन साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन और 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर जो है किसी एक कंडीशन को भी वो फॉलो नहीं करता तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर 6 मेंबर रिंग लिख दूँ और एक डबल बॉन्ड लगा दूँ, तो ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। 2 लगा दूँ तब भी नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि 2 अगर आप पाई बॉन्ड बनाएंगे तब भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही होगी, ठीक है। एंटी एरोमेटिक के लिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, ठीक है, लेकिन वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है प्रेपरेशन जो है बेंजीन की और टॉलुइन की। बेंजीन की जो प्रेपरेशन है वो हम कर सकते हैं फ़िनोल से। फ़िनोल जो है, इसमें बेंजीन के ऊपर क्या चीज़ अटैच है, OH। तो अगर हम इसका रिएक्शन कर दें जिंक डस्ट के साथ, किसके साथ कर दिया जाए, जिंक डस्ट के साथ, और इसको हीट करें, बॉयल करें, तो यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड रिमूव होगा तो बाकी क्या बचेगी, हमारे पास बेंजीन बचेगी। एनहेक्सेन से भी, एनहेक्सेन का फार्मूला क्या है, C6H14। तो इसमें से अगर हम डीहाइड्रोजिनेशन कर दें, एरोमेटाइजेशन कर दें, जो हम ऑलरेडी एल्केन के रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। एरोमेटाइजेशन के लिए हमने क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, हमने कंडीशन अप्लाई करनी है क्रोमियम ऑक्साइड हमने यूज़ करना है, अलुमिना यूज़ करेंगे और साथ सिलिका यूज़ किया जाएगा। 500 डिग्री टेम्परेचर, तो इसमें से डीहाइड्रेशन होगी, डीहाइड्रोजिनेशन, इसमें से 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और इस तरीके से क्या बन जाएगी, बेंजीन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसे कहते हैं, यानी ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके साथ ये डाइजोनियम साल्ट अटैच हो, ठीक है जी, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और साथ क्या होगा, Cl नेगेटिव। तो इसमें अगर आप ऐड कर दें H3PO2,
H3PO2 ये ऐसा रिएजेंट है जो ये पूरे डायज़ोनियम को किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे C2H5, इसके साथ यूज़ किया जाएगा वाटर, और आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, और एस्बेस्टॉस भी यूज़ की जाएगी। तो तब जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। एसीटाइलिन से भी हम बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। एसीटाइलिन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। तो ये 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ 9 चैप्टर एफएससी में लिखा हुआ है, ऑर्गेनोनिकल और टेम्परेचर 70 डिग्री, तो कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। 300 डिग्री टेम्परेचर और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन जो है इसको भी बेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। साइक्लोहेक्सेन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, डीहाइड्रोजिनेशन कर दी जाए, तो इससे बेंजीन फॉर्म हो जाती है। इसके लिए जो कंडीशन हम यूज़ करते हैं, प्लाटिनम या प्लाटियम एज आ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, और टेम्परेचर आप थोड़ा सा इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इससे बेंजीन फॉर्म हो जाएगी। सोडियम बेंजोएट से भी हम बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और बेंजीन में किस चीज़ का फ़र्क है, ये हमारे पास है सोडियम बेंजोएट। अगर आप इसको सोडा लाइम से हीट करेंगे, सोडा लाइम क्या चीज़ है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। इसको हीट करेंगे, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और बेंजीन फॉर्म हो जाएगी। जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इससे भी बेंजीन प्रिपेयर की जा सकती है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, SO3H। इसका रिएक्शन कर दिया जाए वाटर के साथ, इसका रिएक्शन किससे करते हैं, वाटर से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगा H2SO4। तो H2SO4 रिमूव होगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन। इस तरीके से बेंजीन प्रिपेयर की जा सकती है। अल्काइल बेंजीन में हमने एक एग्जांपल लिया टोलुइन, तो आप टोलुइन प्रिपेयर कर सकते हैं किस चीज़ से, अल्केन से। यानी अगर आपके पास N-हेप्टेन हो, तो सेम जिस तरह हमने N-हेक्सेन को कन्वर्ट किया है एरोमेटाइजेशन से बेंजीन में, इसी तरह N-हेप्टेन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोलुइन में। अगर N-ऑक्टेन होगी तो हमारे पास इथाइल बेंजीन फॉर्म होगी, ठीक है। सेम आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, सेम टेम्परेचर यूज़ करेंगे। बेंजल्डिहाइड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं टोलुइन को, ठीक है, से हम कन्वर्ट कर सकते हैं टोलुइन में इसको, CHO। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को यानी CHO को CH3 में कन्वर्ट करना हो तो हम कौन सी रिडक्शन यूज़ करेंगे, हम इसके लिए यूज़ करते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन किसे कहते हैं, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन हम कहते हैं हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से आप इसमें 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और इस तरीके से टोलुइन बन जाएगी। तो कौन सी रिडक्शन करते हैं, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन मोस्टली की जाती है। वैसे आप इसके लिए कोई भी रिडक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लेमेंसन भी यूज़ की जा सकती है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से, यानी बेंजीन जो है इसकी अल्काइलेशन कर दी जाए। अल्काइलेशन हम कैसे करते हैं, हम यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड, और आप क्या यूज़ करेंगे, साथ में कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है फेरिक क्लोराइड, ठीक है, तो इससे हमारे पास टोलुइन बन जाएगी। वर्ड्सविटिक रिएक्शन जो है ये हेलो बेंजीन का रिएक्शन कर दिया जाए, हेलो बेंजीन का रिएक्शन कर दिया जाए अल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम की प्रेजेंस में, ठीक है, सोडियम की प्रेजेंस में। तो ये सोडियम क्या करेगा, Br को रिमूव कर देगा, 2NaBr इसमें से रिमूव हो जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, टोलुइन फॉर्म हो जाएगी। हमने डिस्कस करने हैं रिएक्शंस बेंजीन के, रिएक्शंस बेंजीन के, रिएक्शंस जो हैं बेंजीन के हमने डिस्कस करने हैं। बेंजीन 2 टाइप्स के रिएक्शन देती है। बेंजीन जो है ये 2 टाइप के रिएक्शन देती है। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है, और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बेंजीन बिहेव करती है एज सैचुरेटेड, बिहेव एज सैचुरेटेड कंपाउंड।
ये एज सैचुरेटेड कंपाउंड बिहेव करती है, जबकि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसमें ये बिहेव करती है एज अनसैचुरेटेड, बिहेव एज अनसैचुरेटेड, इसमें बिहेव करेगी एज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड के तौर पे। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल, जैसे आपको पता है नाइट्रेशन जो हम करते हैं, सल्फोनेशन, ठीक है जी, अल्काइलेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जबकि जिनमें बेंजीन जो है एज अनसैचुरेटेड बिहेव करती है, जैसे है हैलोजिनेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है जी। तो ये इसके रिएक्शन हैं जो ये बेंजीन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, जिसमें है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन बेंजीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, तो इसमें कितने मोल हाइड्रोजन के ऐड होंगे? 3 मोल इसमें हाइड्रोजन के ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। 200 डिग्री टेम्परेचर होगा और इससे बनेगा साइक्लोहेक्सेन। तो इससे जो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है वो 208 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू 358.5 है। इसके बाद है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन की बात करें तो बेंजीन में हम क्या ऐड कर सकते हैं? हैलोजन। तो बेंजीन में 3 मोल हैलोजन के ऐड होंगे, जैसे Br2 है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इससे बनेगा 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन इससे फॉर्म होगा। ठीक है, इसके कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें बेंजीन के कुछ जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले है कंबस्शन। बेंजीन की अगर कंबस्शन की जाए C6H6 की, इसमें जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, एक्सेसिव ऑक्सीजन में इसको बर्न करेंगे तो इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे भी कितने होने चाहिए? 6। इस साइड पे 6 हाइड्रोजन है तो इस साइड पे भी कितने होने चाहिए? 6। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 12 + 3 15। तो 15 अगर आप लिखते हैं, अगर आप यहाँ पे 15 राइट डाउन कर दें तो ये तो 30 हो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे? 15/2 यानी 7.5 ऑक्सीजन, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तभी क्वेश्चन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ये है कंबस्शन। बेंजीन की ओजोनोलाइसिस की जाए, ओजोनोलाइसिस की जाए तो पहले बनेगा ट्राईओजोनाइट, बेंजीन ट्राईओजोनाइट। फिर इससे क्या बनेगा? इससे ग्लाइऑक्सल फॉर्म होता है, और इस ग्लाइऑक्सल की मज़ीद ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो इससे ऑक्सालिक एसिड फॉर्म होगा। बेंजीन जो है अगर आप इसका रिएक्शन कर दिए ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे बनेगा मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है जी, इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी? इससे मैलिक एनहाइड्राइड फॉर्म होगा। मैलिक एनहाइड्राइड में, ठीक है जी, और फ्यूमेरिक, मैलिक एसिड में और फ्यूमेरिक एसिड में फ़र्क ये है, मैलिक एसिड में सिस फॉर्म होती है जबकि फ्यूमेरिक एसिड में ट्रांसफॉर्म होती है। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो इससे मैलिक एसिड फॉर्म होता है, यानी सिस आइसोमर फॉर्म होता है। ये सिस आइसोमर है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक है जी, तो ये इसके कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैं। हम बेंजीन के रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया बेंजीन जो है ये एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड एक्ट करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, अनसैचुरेटेड एक्ट करती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। एक और इम्पोर्टेंट बात, बेंजीन जो है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देती और ये रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्टली। ठीक है, इसके बाद बेंजीन के कुछ हमने ऐसे रिएक्शन डिस्कस करने हैं जिसमें बेंजीन एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड एक्ट करती है। तो इसमें कुछ जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन के, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन।
तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की बात करें तो हैलोजिनेशन हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन दी बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इन दी बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज एसाइलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इन दी बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। इन सारे रिएक्शन में बेंजीन यानी बेंजीन रिंग की एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है इनमें से किसी एक चीज़ के साथ। अगर हैलोजन से रिप्लेस होगी तो हैलोजिनेशन, अल्काइल ग्रुप से अल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप से एसाइलेशन, नाइट्रो ग्रुप से नाइट्रेशन, सल्फोनिक ग्रुप से तो सल्फोनेशन। रिएजेंट की बात करें यानी जो दूसरा रिएक्टेंट हम यूज़ करेंगे बेंजीन के अलावा, वो जो रिएक्टेंट है हैलोजिनेशन के केस में हम यूज़ करेंगे हैलोजन। हैलोजन यूज़ किया जाएगा यानी X2 यूज़ किया जाएगा। अल्काइलेशन में हम यूज़ करेंगे अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल हैलाइड यूज़ किया जाएगा RX। ठीक है जी। एसाइलेशन में हम यूज़ करेंगे एसिड हैलाइड। ठीक है जी, यानी RC डबल बॉन्ड O Cl या हैलोजन, यहाँ पे कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। नाइट्रेशन के लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे वो है HNO3 और सल्फोनेशन के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो होगा H2SO4। कैटलिस्ट की बात करें, हैलोजिनेशन में जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं आपने ये याद रखना है, FSC की बुक में लिखा हुआ है FeCl3, लेकिन इसके अलावा आप AlCl3 जिंक क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे FeCl3 ऑप्शन में मौजूद हो तो आपने FeCl3 ही आंसर में लगाना है। अल्काइलेशन में हम यूज़ करते हैं AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। एसाइलेशन में भी AlCl3 ही यूज़ करेंगे। नाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं H2SO4 और सल्फोनेशन में H2SO4 इटसेल्फ एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसके बाद एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से। हैलोजिनेशन में हेलोनियम आइन, ये जो X पॉजिटिव है इसे बोलते हैं हेलोनियम आइन। अल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन। एसाइलेशन में असीलियम आइन, ये आपने चीज़ें याद रखनी है, असीलियम आइन, कार्बोकेटाइन, हेलोनियम आइन। नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आइन, NO2 पॉजिटिव, NO2 नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। और सल्फोनेशन में सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, इसको सल्फ़र 6 ऑक्साइड भी कहते हैं और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल है, तो ये भी MCQ इस तरह पूछा जा सकता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल इज़ न्यूट्रल, तो वो सल्फोनेशन होगा। इन सब में जो है वो 4 स्पीशी है जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी हैलोजिनेशन में ये होगी हैलोबेंजीन, हैलोबेंजीन। अल्काइलेशन में अल्काइल बेंजीन, ठीक है जी। एसाइलेशन में एसाइल बेंजीन। एसाइल बेंजीन का मतलब ये है, एसाइल बेंजीन का मतलब ये है कि ये कोई एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है। और ये मोस्टली कीटोन ही बनता है। एल्डिहाइड तब बनेगा जब आप फॉर्माइल क्लोराइड या हैलाइड यूज़ करेंगे। नाइट्रेशन में बनेगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। और सल्फोनेशन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है। इनके जर्नल रिएक्शन की बात करें तो ये हमारे पास है बेंजीन, ठीक है जी। इसका रिएक्शन किया जाए हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या FeX3, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, HX, और इस तरीके से हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, हैलोजन से, ठीक है। तो ये हमारे पास है हैलोजिनेशन। अल्काइलेशन में हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास है RX, तो यहाँ से HX रिमूव हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा अल्काइल ग्रुप से, तो इसे हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसिड हैलाइड और बेंजीन का रिएक्शन होगा, तो इसमें
यहाँ से HX रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमारे पास ये एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म हो जाएगा। तो ये मोस्टली कीटोन ही बनता है, एल्डिहाइड कब बनेगा वो आपको बता दिया। तो नाइट्रोबेंजीन जो है, अगर आप इसका रिएक्शन कर दें, हमारे पास बेंजीन का रिएक्शन कर दिया जाए नाइट्रिक एसिड से HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी, और बेंजीन में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किस चीज़ से, नाइट्रो ग्रुप से। तो इसे हम बोलेंगे नाइट्रेशन। सल्फोनेशन में भी बेंजीन का अगर आप रिएक्शन कर दें H2SO4 से तो यहाँ से भी क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ही इटसेल्फ कैटलिस्ट है, तो इसे हम बोलेंगे सल्फोनेशन। हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी सल्फोनिक ग्रुप से, ठीक है। तो ये तो थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ बेंजीन। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अगर बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा। अगर हम सिर्फ बेंजीन की बात करें, अगर सिर्फ बेंजीन की बात की जाए, ठीक है, तो इसकी 6 कार्बन क्या है, इक्विवेलेंट है, तो ये 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई ग्रुप अटैच हो तो जो एम्प्टी या जहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो 2 आर्थो पोजीशन है, 2 मेटा पोजीशन है और 1 पैरा पोजीशन वेकेंट है जहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। तो इट मीन्स दैट 40% चांसेस हैं आर्थो प्रोडक्ट बने, 40% चांसेस हैं मेटा प्रोडक्ट बने और 20% चांसेस हैं पैरा प्रोडक्ट बने। लेकिन जब हमने एक्चुअली देखा कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन के ऊपर अटैक थे, जब हमने उनकी डिफरेंट तरीक़ों से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म किया तो हमें पता चला कि 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक को हम कहते हैं 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप, 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप इन्हें कहते हैं, या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है जी। इनको हम क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और दूसरे हैं 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप, जिन्हें हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं किस पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये डायरेक्ट करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। जबकि 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं एट मेटा पोजीशन, ठीक है, ये मेटा पोजीशन पे उसको डायरेक्ट करेंगे, इस वजह से इनको हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर इंक्रीज कर देते हैं। जबकि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से विथड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इन्हें हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, इन्हें हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। जबकि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं इन्हें हम बोलते हैं डी एक्टिवेटिंग, इनको ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है जी। इनको हम आर्थो पैरा को एक्टिवेटिंग कहते हैं, जबकि मेटा डायरेक्टिंग को हम डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। ये रिएक्टिविटी बेंजीन की इंक्रीज कर देते हैं, ये रिएक्टिविटी क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं बेंजीन की। जबकि ये जो है ये रिएक्टिविटी क्या करेंगे, डिक्रीज कर देते हैं बेंजीन की, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, इनको रिलीजिंग ग्रुप भी कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। जबकि इनको हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जाम्पल अगर हमने लिखनी हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, जैसे हमारे पास है OH, जैसे NH2 है, ठीक है, एटसेट्रा, इसकी एग्जाम्पल लिखी जा सकती हैं। अल्काइल ग्रुप
इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे CN ग्रुप है, वगैरह वगैरह इसकी एग्जांपल लिखी जा सकती हैं। एक सिंपल सा रूल मैं आपको बता देता हूँ। आपने बेंजीन के ऊपर जो डायरेक्टली एटम अटैच है, जो डायरेक्टली क्या अटैच है, एटम, अगर इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो, पॉजिटिव या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आएगा, अदरवाइज आर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ तो आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है, तो इट मीन्स दैट कार्बन के ऊपर तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर यहाँ पे मैं अमाइड ग्रुप लगा देता हूँ या एस्टर ग्रुप लगा देता हूँ या सल्फोनिक ग्रुप लगा देता हूँ या हमारे पास CF3 लगा देता हूँ, तो उसमें आप देखें कार्बन के ऊपर या सल्फर के ऊपर पॉजिटिव या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से और सल्फर से। तो जब पॉजिटिव या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, मेटा पोजीशन पे। ये सिंपल सा आप रूल अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, और मेटा पोजीशन पे कब आएगा, आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। अगर अकेले हैलोजन हो, अगर अकेले क्या हो, हैलोजन, ठीक है, हैलोजन जो है ये डीएक्टिवेटिंग है इंडक्टिवली, लेकिन ये रेजोनेटिंगली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जो हैलोजेंस हैं ये एक्चुअली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, लेकिन ये कहाँ पे डायरेक्ट करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो आप कह सकते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद अल्काइल बेंजीन की रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर अटैच होंगे, इसके बाद बेंजीन की रिएक्टिविटी होगी, इसके बाद जो है हेलो बेंजीन की रिएक्टिविटी होती है, और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं वो अगर कोई मेटा ग्रुप अटैच है, ठीक है, मेटा ग्रुप अटैच होंगे तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। ये ऑर्डर जो है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स नाइट्रेशन, तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद होगा। ठीक है। अगर तो एक सब्स्टिट्यूएंट है तो डिसाइड करना बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी बेंजीन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, ठीक है, तो दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर अटैच हैं, एक को हम कहते हैं कोऑपरेटिव ग्रुप, यानी वो एक ही पोजीशन पे बेंजीन के ऊपर एक ही पोजीशन को एक्टिवेट कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे। और दूसरे हैं नॉन कोऑपरेटिव, ठीक है, ग्रुप्स हैं, एक कोऑपरेटिव हैं और दूसरे नॉन कोऑपरेटिव हैं, एक कोऑपरेटिव हैं और दूसरे नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो दो तरह के ग्रुप हैं, कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव। अगर हमने डिसाइड करना हो कोऑपरेटिव ग्रुप जो है, यानी ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को एक ही पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करेंगे। बेंजीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच, नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। तो आर्थो और पैरा कौन सी बनती है, सिर्फ अगर हम इसको देखें 2 6 और 4 बनती है। इसकी आर्थो और पैरा कौन सी बनती है, 2 4 और 6 बनती है। तो इट मीन्स दैट ये एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ये एक ही पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्रॉइंग ग्रुप एक दूसरे की आर्थो पोजीशन पे अटैच हों, एक दूसरे की आर्थो पोजीशन पे अटैच हों, तब भी जो है ये एक दूसरे की एक्टिविटी, ठीक है, या आप कह सकते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को सिमिलर पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे आर्थो और पैरा पोजीशन पे, और इसकी वो मेटा पोजीशन बनेगी। ठीक है। तो ये तीन तरह के ग्रुप्स हैं,
ये 3 तरह की पोजीशंस पॉसिबल हैं जो क्या करेंगी, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को सेम पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे की एक्टिविटी को इन्हेंस करके सेम पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को लेके आएंगे। लेकिन नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप इसके अलावा जो भी आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल डोनेटिंग ग्रुप लिखते हैं या विदड्रॉइंग ग्रुप लिखते हैं, अगर एक दूसरे की आर्थो पोजीशन पे अटैच कर दें या पैरा पोजीशन पे अटैच कर दें, ठीक है जी, ये डी की जगह पे विदड्रॉइंग भी कर दें, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नेगेट कर रहे हैं। ये चाहता है कि इसकी आर्थ और पैरा पोजीशन पे आए, ये चाहेगा कि इसकी आर्थ और पैरा पोजीशन पे आए। तो तब जो है आपने डिसीजन कैसे लेना है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का, तो तब आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। जो मोस्टली जो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, जो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा जहाँ पे वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा, वहीं पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं OH और मिथाइल लगा देता हूँ, तो OH और मिथाइल अगर मैं अटैच कर दूँ यहाँ पे OH और मिथाइल, तो इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो कौन सा ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी ज़्यादा है, OH की, तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मिथाइल की नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी, ठीक है जी, क्लियर। जो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो O नेगेटिव, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है NR2, इसके बाद है NHR, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है अमाइनो ग्रुप और इसके बाद है OH ग्रुप, ठीक है जी, हाइड्रोक्सल ग्रुप जिसे हम कहते हैं। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात करें, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, ठीक है जी, तो इसमें अल्कोक्सी ग्रुप है सबसे पहले, ठीक है जी। फिर हमारे पास है अमाइड ग्रुप, NHC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, और फिर हमारे पास है एस्टर ग्रुप। तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। अगर हम माइल्डली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात करें, माइल्डली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात करें, तो जो अल्काइल ग्रुप है ये माइल्डली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसकी एक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा है किस चीज़ से, अराइल ग्रुप से, ठीक है। अगर हम माइल्डली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात करें, माइल्डली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो फ्लोरो की डीएक्टिवेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है, इसके बाद क्लोरो की, इसके बाद ब्रोमो की और इसके बाद आयोडो की। अगर हम मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात करें, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है जी, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात करें तो इसमें CN सबसे पहले है, इसके बाद सल्फोनिक ग्रुप है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप के बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप के बाद हमारे पास एस्टर ग्रुप के बाद हमारे पास है अमाइड, अमाइड के बाद है हमारे पास फॉर्माइल, फॉर्माइल ग्रुप के बाद हमारे पास है कीटो ग्रुप, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, लेकिन ये माइल्ड मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। अगर स्ट्रॉन्गली की बात करें, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो हैं, जो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, जो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, इनमें नाइट्रो सबसे पहले आता है, इसके बाद NR3 पॉजिटिव आता है, इसके बाद CF3 आता है, इसके बाद CCl3 आता है। तो ये स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं
मॉडरेटली और स्ट्रॉन्गली। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं कहाँ से, आर्थो और पैरा पोजीशन से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बचेगी, मेटा पोजीशन पे, जिस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आता है, मेटा पोजीशन पे। इस वजह से ये कौन से ग्रुप्स होंगे, ये जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। तो मॉडरेटली और स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, जबकि ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, माइल्डली डीएक्टिवेटिंग, ये कौन से ग्रुप हैं, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। आपको बताया जा चुका है हेलो बेंजीन, ठीक है, हैलोजन अगर अटैच हो बेंजीन के ऊपर तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये रेजोनेटिंगली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो अगर कोई दो ग्रुप्स इस तरह के अटैच हों, ठीक है, तो आपने देखना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगी वहीं पे जो है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है। अगर दो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच हों एक दूसरे की आर्थो पोजीशन के ऊपर, अगर जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हों एक दूसरे की मेटा पोजीशन, एक दूसरे की आर्थो पोजीशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो है एक ग्रुप कीटो ग्रुप है, यानी ये C डबल बॉन्ड और CH3, और दूसरा हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अब कौन सा ज़्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपनी आर्थो और पैरा पोजीशन को ज़्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है। इसकी मेटा पोजीशन कौन सी बनती है, इसकी मेटा पोजीशन बनती है ये वाली। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, मेटा पोजीशन के ऊपर, ठीक है, और इसकी आर्थो पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जबकि ये अपनी आर्थो और पैरा पोजीशन को क्या करेगा, ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अगर एक एक्टिवेटिंग हो और एक डीएक्टिवेटिंग हो, तो जहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये तो थे रूल्स ओरिएंटेशन के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।